हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की बुक कृतिका का पहला चैप्टर माता का आंचल। इसका हम करेंगे सारांश। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो माता का आंचल लिखी गई है शिव पूजन सहाय जी के द्वारा। और माता का आंचल शिव पूजन सहाय के सन 1926 में प्रकाशित उपन्यास देहाती दुनिया का एक छोटा सा अंश है, छोटा सा भाग है। तो इनका जो उपन्यास था देहाती दुनिया, उसमें से ये कहानी ली गई है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि माँ का स्थान संसार में सबसे ऊंचा होता है। माँ का स्थान कोई भी नहीं ले सकता। जो बच्चा होता है अपने आप को जितना सुरक्षित माता के आंचल में पाता है, उतना कहीं भी नहीं पाता अपने आप को। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने माँ के समर्पण, त्याग और प्रेम को उजागर किया और बताया है कि माँ का स्थान संसार में सबसे ऊंचा है। माँ के आंचल में छुपी ममता और सुरक्षा की भावना अपार है और माँ का स्थान कोई भी नहीं ले सकता। तो जो ये कहानी है वो मातृ प्रेम का अनूठा उदाहरण है, माता के प्रेम का अनोखा एग्जाम्पल है। तो ये कहानी हमें बताती है कि एक नन्हे बच्चे को सारी दुनिया की खुशियाँ, सुरक्षा और शांति की अनुभूति सिर्फ माँ के आंचल तले ही मिलती है, माँ के आंचल में ही मिलती है। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, मगर घर में उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा जाता था। भोलानाथ क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके जो पिता थे, इनके माथे पर तिलक लगाते थे, जो कि शंकर की तरह लगता था, इसलिए इनका नाम भोलानाथ हो गया। तो भोलानाथ अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहते थे। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में ही गुजरता था। तो वो अपने पिता के साथ ही सोते थे, उनके साथ ही जल्दी उठकर स्नान करते और अपने पिता के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करते थे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि शिव पूजन सहाय जी का बचपन का नाम था तारकेश्वर नाथ और उन्हें घर में भोलानाथ कह के पुकारा जाता था। तो जो भोलानाथ थे अपने पिता को बाबूजी और माता को मैया कहते थे। तो बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में, मतलब अपने पिता के साथ ही ये अपना सारा समय बिताते थे। वो अपने पिता के साथ ही सोते थे, उनके साथ ही जल्दी उठते थे, उठकर स्नान करते थे, नहाते थे और अपने पिता के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करते थे। तो जो लेखक थे वो अपने बाबूजी से, मतलब अपने पिताजी से अपने माथे पर तिलक लगवाते थे, तो उनको बहुत खुशी मिलती थी। और जब भी भोलानाथ के पिताजी रामायण का पाठ करते, तब भोलानाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे का प्रतिबिंब आईने में देखकर बहुत खुश होते थे। तो जब भी पिताजी पाठ करते थे रामायण का, तो जो ये लेखक थे वो क्या करते थे, उनके पास में बैठ जाते थे और अपने चेहरे को आईने में देखते थे, शीशे में देखते थे। तो इनको बहुत खुशी मिलती थी। पर जैसे ही उनके बाबूजी की नज़र उन पर पड़ती तो वो कुछ शर्मा जाते थे और आईने को नीचे रख देते थे। तो उनकी इस बात पर भी उनके पिताजी मुस्कुरा उठते थे कि उनको लगता था देखो कैसे अपना चेहरा देख रहा है आईने में, और किस तरह से वो मुस्कुराते थे। और जो ये थे लेखक थे वो शर्मा जाते थे इस बात पर। तो पूजा पाठ करने के बाद भोलानाथ राम नाम लिखी कागज़ की पर्चियों में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर अपने बाबूजी के कंधे पर बैठकर गंगा जी के पास जाते और फिर उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाते थे। तो पूजा पाठ करने के बाद क्या होता था, उनके पिताजी राम नाम की पर्चियां बनाते थे, मतलब कागज़ लेते थे, उन पर राम नाम लिखते थे बहुत सी बार। और उन पर्चियों पर जो पर्चियां थी जिन पर राम नाम लिखा होता था, उनमें छोटी छोटी आटे की गोलियां रखते थे और मछलियों को खिलाने ले जाते थे गंगा जी के पास। तो जो ये लेखक थे वो भी जाते थे, बाबूजी के अपने पिताजी के कंधे पर बैठ के जाते थे और उन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला देते थे। तो इनको इन सब कामों में भी बहुत खुशी मिलती थी। फिर क्या होता था, वो अपने घर आते थे बाबूजी के साथ और खाना खाते थे। भोलानाथ की जो माँ थी वो भी बहुत प्यार से उन्हें खाना खिलाती थी। उनकी माँ उनको बहुत अधिक प्यार करती थी। तो वो कभी उन्हें अपनी बाहों में भरती थी और कभी ज़बरदस्ती पकड़कर उनके सिर पर तेल की मालिश करती थी भोलानाथ की। तो उस वक्त भोलानाथ जो थे बहुत छोटे थे, इसलिए वो बात बात पर रोने लगते थे, उनको नहीं अच्छा लगता था ये सब। इस पर बाबूजी भोलानाथ की माँ से नाराज़ हो जाते थे। वो कहते थे जब उसको अच्छा नहीं लगता तो तुम क्यों करती हो ये काम। लेकिन भोलानाथ की माँ उनके बालों को अच्छे से संवारती थी, अच्छे से उनकी कंघी करती थी
बालों को गूंथती थी, उसमें एक फूलदार लड्डू सा लगा देती थी और रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी, जिससे कि जो भोलानाथ थे, जो लेखक थे, बिल्कुल कन्हैया जैसे लगते थे। तो भोलानाथ का अधिकांश समय अपने हम उम्र साथियों के साथ खेल कूद में ही बीतता था। तो वो कभी चबूतरे पर नाटक करते, कभी मिठाइयों की दुकान लगाते, कभी बारात का सॉन्ग रचते, जैसे शादी हो रही है, तो कभी खेती का खेल खेलते। तो उनके खेल बहुत ही सरल और स्वाभाविक होते थे, जैसे बच्चे खेलते वैसे ही वो खेल खेला करते थे, जिनमें वे घर की पुराने जो सामान होते थे उनका उपयोग करते। घर में जो पुराना सामान होता था वो निकाल लाते थे और दुकान लगा लेते थे। उनके खेल में मिट्टी, धूल और प्रकृति का गहरा संबंध था। तो बाबूजी भी बच्चों के साथ खेल में भाग लेते थे, उनका खूब मनोरंजन होता था इन खेलों में। तो बाबूजी बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे, कुश्ती भी लड़ते थे तो बाबूजी हार जाते थे, उनको खुशी मिलती थी कि उनका बच्चा जीत गया। बस इसी हंसी खुशी में भोलानाथ का पूरा जो बचपन था वो मज़े से बीत रहा था। तो एक दिन की बात है, सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे, तभी बहुत ज़ोर से आंधी आती है और बादलों से पूरा आकाश ढक जाता है और देखते ही देखते क्या होता है, खूब जमकर बारिश होने लगती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जैसे बच्चे होते हैं खेलते हैं, इसी तरह जो भोलानाथ थे उनका बचपन बीत रहा था। वो खूब खेलते थे, कूदते थे और कभी नाटक करते थे और कभी मिठाइयों की दुकान लगाते थे, कभी बारात का सॉन्ग रचते थे। तो इस तरह से उनका जो बचपन था वो बीत रहा था। घर के पुराने सामानों से ही वो दुकान लगा लिया करते थे। बाबूजी भी उनके खेलों में बहुत आनंद उठाते थे, उनको भी बहुत मज़ा आता था। और बच्चे जो थे कुश्ती लड़ते थे जब बाबूजी के साथ, तो बाबूजी जानबूझकर हार भी जाते थे, जिनको अच्छा लगता था कि बच्चे उनसे जीत गए, क्योंकि बच्चों की खुशी में उनकी खुशी थी। तो इसी हंसी खुशी से भोलानाथ का पूरा बचपन मज़े से बीत रहा था। तो एक दिन की बात है, सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे थे, तो ये बहुत तेज़ आंधी आती है, पूरा आकाश बादलों से ढक जाता है और बहुत जमकर बारिश होने लगती है। फिर जब काफ़ी देर बाद बारिश बंद होती है तो बाग के आसपास क्या होता है, बिच्छू निकल आते हैं, जिन्हें देखकर बच्चे डर के मारे भागने लगते हैं। तभी क्या होता है, रास्ते में मूसन तिवारी हैं, वो मिल जाते हैं। मूसन तिवारी कौन थे? एक वृद्ध व्यक्ति थे जिनको कम दिखाई देता था। तो भोलानाथ के जो दोस्त था एक बैजू, वो उनको चिढ़ाने लगता है। फिर क्या था, बैजू की देखा देखी सारे बच्चे उन बुजुर्ग व्यक्ति को चिढ़ाने लगते हैं। तो मूसन तिवारी ने क्या किया, सभी बच्चों को वहाँ से भगाया और सीधे पाठशाला चले जाते हैं, स्कूल में चले जाते हैं। और स्कूल में जाकर उनकी शिकायत वो गुरुजी से, टीचर जो थे उनसे कर देते हैं। फिर गुरुजी ने क्या किया, सभी बच्चों को स्कूल में बुलाया, उनको फिर काफ़ी डांटा, सभी को पकड़कर स्कूल में पहुंचाया गया। दोस्तों के साथ भोलानाथ को भी जमकर मार पड़ती है, क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको परेशान कर रहे थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने जाकर स्कूल में शिकायत कर दी, तो जो टीचर होते हैं सभी बच्चों की पिटाई कर देते हैं। फिर क्या होता है, बाबूजी के पास खबर पहुंचती है, तो बाबूजी भागे भागे जाते हैं पाठशाला में। तो जैसे ही भोलानाथ अपने बाबूजी को देखते हैं, वो भागकर बाबूजी गोद में चढ़ जाते हैं और रोते रोते बाबूजी का कंधा अपने आंसुओं से भिगो देते हैं। तो गुरुजी की मान विनती करने पर बाबूजी भोलानाथ को घर ले आते हैं। फिर भोलानाथ काफ़ी देर तक बाबूजी की गोद में ही रोते रहते हैं। लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्होंने अपनी मित्र मंडली को देखा, जब उन्होंने देखा कि उनके दोस्त रास्ते में जा रहे हैं, तो वो अपना रोना भूलकर मित्र मंडली में शामिल हो जाते हैं, मतलब मित्रों के साथ फिर वो खेलने कूदने लग जाते हैं। तो जो उनके मित्र थे उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगते हैं। तो चिड़ियाँ तो उनके हाथ नहीं आती, पर उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने पानी डाला चूहे के बिल में, तो उसमें से चूहा तो नहीं निकला, सांप निकल आया। अब सांप को देखकर सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। तो भोलानाथ भी डर के मारे भागे और गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुँचे। तो सामने बाबूजी बैठे थे, हुक्का पी रहे थे, लेकिन भोलानाथ जो कि अधिकतर समय अपने बाबूजी के साथ बिताते थे, उस टाइम भी उनको अपनी माँ की याद आती है। तो उस समय बाबूजी के पास ना जाकर वो सीधे अपनी माँ की गोद में जाकर छुप जाते हैं। तो डर से कांपते हुए भोलानाथ को देखकर माँ घबरा जाती हैं कि इसको क्या हो गया। तो माँ ने भोलानाथ के जख्मों की धूल को साफ़ किया, उसमें हल्दी का लेप लगाया। तो ऐसे टाइम पर डरे और घबराए जो भोलानाथ होते हैं, अपने पिता की बजाय अपने माँ के पास जाते हैं।
तो इस घटना से यही स्पष्ट होता है कि संकट के समय बच्चे को अब माँ की गोद ही याद आती है। माँ की गोद में ही उनको ऐसा लगता है बहुत शांति मिल गई, सुरक्षा मिल गई, भले ही वो अपने पिता के कितने भी नज़दीक क्यों ना हो। तो यह पाठ माँ के आँचल की ममता और सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जब बच्चा परेशान होता है तो उसको अपनी माँ ही याद आती है, माँ का आँचल ही उसको सुरक्षित लगता है। तो यहाँ पे हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो आप इस कहानी को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।